हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आप लोग जानेंगे कि राष्ट्रीय शक्ति के भौगोलिक तथा प्राकृतिक तत्व क्या होते हैं। इससे पहले के वीडियोस में मैंने आपको बताया कि राष्ट्रीय शक्ति क्या होती है, इसके तत्व क्या होती है, इसके तत्व की प्रकृति क्या होती है। आपको यदि वो वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स पर जाकर देख सकते हैं। तो ये जो है इसमें आप जानेंगे जोग्राफिकल एंड नेचुरल एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर, राष्ट्रीय शक्ति के भौगोलिक तत्व, अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर भौगोलिक प्रभाव, द इम्पैक्ट ऑफ ज्योग्राफी ऑन इंटरनेशनल मैटर। भूगोल मूलतः राजनीति के सिद्धांत जैसे मैकाइंडर, एन.जे. स्पाइकमैन, हेराल्ड स्प्राउट और मार्गेट तथा ए.एफ. मैडी आदि के मत अनुसार शक्ति का मुख्य अवयव भूगोल है। ठीक है, ये जो विचारकों का मैंने नाम लिया, इन सब के अनुसार शक्ति का मुख्य तत्व या अवयव भूगोल है। किसी राष्ट्र की शक्ति की जड़ उस राष्ट्र के भूगोल में होती है। किसी राज्य की भौगोलिक शक्ति का प्रभाव उस राज्य तथा दूसरे राज्यों के आपस के पारस्परिक जो संबंध होते हैं उस पर अवश्य पड़ता है। यदि किसी देश की स्थिति भौगोलिक दृष्टि से सुरक्षित है तो वह देश किसी भी देश के साथ इंटरनेशनल एग्रीमेंट यानी अंतर्राष्ट्रीय समझौता करने के लिए आसानी से तैयार नहीं होगा। इसके उलट वह लंबे समय तक अपनी प्राचीन संस्कृति की रक्षा करता रहेगा। पर यदि किसी देश की सीमाएं भौगोलिक दृष्टि से निश्चित या मर्यादित अथवा सुरक्षित नहीं है तो वह देश अपनी सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय सैनिक समझौते करेगा। पैडलफोर्ड तथा लिंकन के अनुसार भौतिक भूगोल राजनीति को अधिक निरंतर रूप से प्रभावित करने वाला एक तत्व है। वह उन आवश्यकताओं, नीतियों को अधिक निरंतर रूप से प्रभावित करता है जिनको राज्य अपने हितों की दृष्टि से अपनाते हैं। भौगोलिक शक्ति राजनीतिक विज्ञान और राजनीति विज्ञान के मध्य स्थित क्षेत्र को जोड़ने वाला एक प्रयास है। यह भौगोलिक संबंधों को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, राष्ट्रीय हित और रणनीति के रूप में मूल्यांकित करने के प्रयास करती है। लाइप्टनस्टीन तथा लक्जमबर्ग भौगोलिक रूप से अत्यधिक छोटे होने के कारण कभी भी महाशक्ति बनने की आशा नहीं कर सकते। रूस का भौगोलिक क्षेत्र बड़ा होने के कारण रूस में हिटलर और नेपोलियन सेनाओं को हार मिली थी। चीन का भौगोलिक क्षेत्र विस्तृत होने के कारण जापान को उसके विरुद्ध संघर्ष में सफलता नहीं मिल सकी थी। इसके विपरीत पी.ई. जेम्स का कथन है कि धरती का भौगोलिक चरित्र अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग अर्थ रखता है। अर्थात भौगोलिक वातावरण का व्यक्ति के लिए क्या महत्व है यह निश्चित करना उसके स्वयं के दृष्टिकोण, तकनीकी योग्यताओं तथा उद्देश्यों पर निर्भर करता है। भूगोल अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करता है। ज्योग्राफी इन्फ्लुएंसेस द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। भौगोलिक तत्व देश की अंतर्राष्ट्रीय नीति को दो प्रकार से प्रभावित करते हैं। पहला, गत्यात्मक चीज़ों की विस्तृत सूची। दूसरा, देश की रणनीति। गत्यात्मक चीज़ों की विस्तृत सूची, डिटेल्ड लिस्ट ऑफ डायनेमिक थिंग्स। गत्यात्मक चीज़ों या डायनेमिक थिंग्स की विस्तृत सूची में वे वस्तुएं शामिल होती है जो किसी देश को उसके आकार, जनसंख्या, साधन, स्रोत एवं औद्योगिक आधार के कारण प्राप्त होती है। यह शक्ति देश में उत्पादित वस्तुओं के आधार पर अनेक रूपों वाली हो सकती है। स्विट्ज़रलैंड, सोवियत रूस तथा अमेरिका आदि राष्ट्रों की राष्ट्रीय शक्ति के विकास का रहस्य इस बात में निहित है कि वहाँ भौगोलिक परिस्थितियों के कारण उन देशों को अनेक गत्यात्मक वस्तुओं की प्राप्ति सहज ही हो जाती है। देश की रणनीति, कंट्री पॉलिसी। किसी देश की रणनीति पर भी उस देश की भौगोलिक स्थिति का प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए बेल्जियम एक ऐसी भौगोलिक स्थिति पर है जो ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस तथा जर्मनी के मध्य स्थित है। ऐसी स्थिति में बेल्जियम रणनीति की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रखता है। बेल्जियम किसी भी रूप से निष्पक्ष नहीं रह सकता है। इसके उलट, इसके विपरीत स्विट्ज़रलैंड की भौगोलिक स्थिति इस प्रकार की है कि उसका किसी भी राष्ट्र से कोई प्रत्यक्ष संबंध, डायरेक्ट रिलेशन
नहीं है। यही कारण है कि वहाँ के स्विट्ज़रलैंड के निवासी स्वयं को तटस्थ रखते हैं तथा वह अभी तक सभी युद्धों में सदैव तटस्थ रहा है। विश्व राजनीति को प्रभावित करने वाले तत्व, एलिमेंट्स इन्फ्लुएंसिंग वर्ल्ड पॉलिटिक्स, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर भौगोलिक परिस्थितियों के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए संबंधित देश के मानचित्र, आकार, जलवायु स्थिति तथा राष्ट्रीय सीमाओं का अध्ययन करना आवश्यक है। मानचित्र, जिसे इंग्लिश में मैप्स कहते हैं, मैप मानचित्र विश्व की राजनीति को प्रभावित करते हैं। प्रत्येक देश की सीमाएं निर्धारित होती है, जिनका निर्देश देश के मानचित्र में किया जाता है। कभी कभी आक्रामक देश मानचित्रों को अपने स्वार्थों के अनुकूल फर्जी ढंग से दिखाकर निर्बल यानी कमज़ोर राष्ट्रों की भूमि का अपहरण करने की योजना बनाकर आक्रमण कर देते हैं। आक्रांता देश इस मानचित्रों का लाभ उठाकर विश्व लोकमत को अपने पक्ष में करने का असफल प्रयास करता है। उदाहरण के लिए मार्च-अप्रैल 1986 में चीन ने अरुणाचल प्रदेश की सुदमुरुग घाटी में अनाधिकृत प्रवेश करके संपूर्ण प्रदेश को अपने मानचित्र में अपना क्षेत्र प्रदर्शित किया। विस्तार यानी साइज, देश का बड़ा या छोटा आकार दोनों ही देश की अंतर्राष्ट्रीय नीति को प्रभावित करते हैं। अक्सर बड़ा आकार देश को महाशक्ति बनने में सहायक सिद्ध होता है। बड़ा आकार जो है वो देश को महाशक्ति बनाने में सहायक सिद्ध होता है, क्योंकि इसके कारण यानी बड़े आकार के कारण कृषि के लिए अधिक भूमि तथा अन्य प्राकृतिक साधन बड़ी मात्रा में उपलब्ध होते हैं। छोटे आकार वाले देशों पर आक्रमणकारी आसानी से अधिकार कर सकते हैं। उदाहरण के लिए जापान तथा इंग्लैंड अपने लघु क्षेत्र के कारण खाद्यान्न के लिए अन्य देशों पर निर्भर है। लक्ज़मबर्ग जैसे छोटे विस्तार वाला देश महाशक्ति बनने का प्रयास कभी भी नहीं कर सकता। इसके विपरीत विस्तृत क्षेत्र वाले राष्ट्र जैसे कि रूस, अमेरिका, चीन आदि अत्यधिक शक्तिशाली हो गए हैं। शत्रु राष्ट्रों का सरलतापूर्वक उन पर आधिपत्य नहीं हो सकता, क्योंकि आकार बड़ा होने के कारण यातायात की कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। रूस अपने आकार के कारण ही नेपोलियन तथा हिटलर को हराने में सफल हुआ। इसके उलट हिटलर ने पोलैंड, बेल्जियम तथा हॉलैंड को आसानी से जीत लिया। तथापि विस्तृत क्षेत्र वाले राज्यों को अनेक समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। कुछ मुख्य समस्याएं हैं संचार और परिवहन की सुव्यवस्था की समस्या, दूर प्रदेशों तक विस्तृत जनता में ऐक्य की भावना आदि। इन समस्याओं का सामना 1904 से 5 के रूस-जापान युद्ध में ज़ारशाही को करना पड़ा था। उदाहरण के लिए जमे हुए बर्फ के वीरान क्षेत्र वाला कनाडा, जंगलों से भरा ब्राज़ील और रेगिस्तान से भरा ऑस्ट्रेलिया अपने इन बड़े क्षेत्रों से कोई लाभ प्राप्त करने में समर्थ नहीं है। जलवायु क्लाइमेट, जलवायु का प्रभाव देश के नागरिकों के व्यवहार तथा चरित्र पर पड़ता है। ठंडे देशों के लोग अधिक सक्रिय, एक्टिव एवं परिश्रमी होते हैं और गर्म देशों के लोग अपेक्षाकृत आलसी होते हैं। परिणाम स्वरूप समशीतोष्ण प्रदेश औद्योगिक दृष्टिकोण से अधिक उन्नति कर जाते हैं। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के अत्यधिक शीतल प्रदेशों तथा सहारा के मरुस्थलों में अभी तक किसी महाशक्ति का विकास नहीं हुआ है। जिन देशों की जलवायु पर्याप्त उपज के अनुकूल नहीं है, वे देश आत्मनिर्भर नहीं बन सकते। अतएव वे आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विदेशों पर निर्भर रहते हैं। वे अपनी परराष्ट्र नीति यानी विदेश नीति में भी उन्हीं देशों के निर्देशों का पालन करते हैं जो उनकी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। स्थल आकृति टोपोग्राफी, देश की स्थिति का देश की राजनीति पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। यदि किसी देश की स्थिति ऐसे स्थान या भौगोलिक परिस्थितियों में है जो खनिज पदार्थों से परिपूर्ण हो या सामरिक महत्व का हो या व्यापारिक और आर्थिक महत्व का हो, तो अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से उसका महत्व बढ़ जाता है। ब्रिटेन, फ्रांस तथा संयुक्त राज्य अमेरिका को अटलांटिक महासागर पर अवस्थित होने का बड़ा लाभ प्राप्त हुआ है। ब्रिटेन की अद्वितीय स्थिति उसे महाशक्ति बनाने में सहायक सिद्ध हुई। अफ्रीका की स्थलाकृति
स्थलाकृति अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधक है। हिमालय की पर्वतमाला बंगाल की खाड़ी से उठने वाली मानसूनी हवाओं को तिब्बत में जाने से रोक देती है। वर्षा के अभाव तथा शीतल जलवायु के कारण तिब्बत कभी भी बड़ा राष्ट्र नहीं बन सका। राष्ट्रीय सीमाएं, नेशनल बाउंड्रीज, जिन देशों की सीमाएं प्रकृति की ओर से निर्धारित की जाती है, उनकी सुरक्षा का प्रश्न जटिल नहीं होता। उदाहरण के लिए, भारत अपने चारों ओर से प्राकृतिक सीमाओं से घिरा होने के कारण स्वयं को एक दुर्ग की स्थिति में पाता है। आल्प्स पर्वत ने अनेक बार इटली की रक्षा की है। जिन राष्ट्रों की सीमाएं नदियों, पहाड़ों आदि प्राकृतिक सीमाओं से सुरक्षित नहीं है, उनके सीमा संबंधी संघर्ष पड़ोसी राज्यों के साथ बराबर बने रहते हैं। अवस्थिति, लोकेशन। अवस्थिति जलवायु अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। समुद्र तटों पर स्थित नगरों में मत्स्य उद्योग खूब पनपता है। वहाँ कपड़ा उद्योग भी अत्यधिक विकसित होता है। युद्ध कला तथा कूटनीति पर भी अवस्थिति यानी लोकेशन प्रभाव डालती है। ये दोनों विदेश नीति से संबद्ध है। क्यूबा की महत्वपूर्ण अवस्थिति ही रूस तथा अमेरिका के मध्य संघर्ष का कारण है। चीन ने तिब्बत पर भी उसकी अवस्थिति यानी लोकेशन के कारण ही आधिपत्य स्थापित किया। इसी प्रकार ग्रीनलैंड और ओकिनावा का अत्यधिक सामरिक महत्व है। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया अपनी पृथक अवस्थिति के कारण ही तटस्थ रह सके हैं। डियागो गार्सिया भी अपनी अवस्थिति के कारण अमेरिका के लिए सामरिक महत्व का तथा भारत आदि के लिए खतरे का प्रतीक हो गया है। तो आपने जाना राष्ट्रीय शक्ति के भौगोलिक तथा प्राकृतिक तत्व क्या होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय शक्ति में प्राकृतिक संसाधनों के महत्व की विवेचना कीजिए। यानी किस प्रकार जो है प्राकृतिक संसाधन हमारे राष्ट्र शक्ति में बढ़ोतरी करते हैं। डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इन नेशनल पावर। प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेज, किसी राष्ट्र की प्राकृतिक संसाधन राष्ट्रीय शक्ति के निर्माण का दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है। प्रकृति में उपलब्ध उपयोगी सामग्री और पद्धति को प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। प्राकृतिक संसाधनों में मुख्यतया खनिज, ईंधन तथा भूमि से प्राप्त अथवा निकले पदार्थ जैसे कि कोयला, तेल, वनस्पति आते हैं। किसी राष्ट्र के लिए बड़ी शक्ति बनने और बने रहने की एक आवश्यक शर्त पर्याप्त प्राकृतिक साधनों तक निरापद पहुंच जरूरी है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होने पर पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रोफेसर रॉबर्ट स्ट्रॉस ह्यूम ने कहा, राजनीतिक और फौजी शक्ति अधिकांशतः औद्योगिक शक्ति ही है। औद्योगिकरण की मांग है कि कच्चे माल, मुख्यतः खनिज की असीमित पूर्ति। कच्चे माल के समूह में जिन्हें मनुष्य निकालता है और काम में लाता है, आज शायद ही कोई एक ऐसा हो जो युद्ध के औजार बनाने के काम में ना आता हो। इसलिए शक्ति को पाने के लिए शक्ति प्राप्ति में कच्चे माल पर नियंत्रण शामिल है। अन्य सब बातें समान हो तो वे ही देश सबसे अधिक शक्तिशाली है जिनके हाथ में सभी आवश्यक सामरिक और संकटकालीन कच्चे माल हो, या जो घर में अपने अपर्याप्त उपलब्ध युद्ध सामग्री का समय रहते यातायात मार्गों पर अपने स्वामित्व के बल पर आयात कर लेने योग्य होता हो। मॉर्गेनथाउ के शब्दों में, किसी राष्ट्र की अन्य राष्ट्र से संबंधित राष्ट्रीय शक्ति के संदर्भ में सापेक्ष रूप से एक अन्य स्थायी तत्व उसके प्राकृतिक साधन है। प्राकृतिक संसाधन के रूप, फॉर्म्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। प्राकृतिक साधन को किसी भी राष्ट्र की पूंजी कहा जा सकता है। प्राकृतिक संसाधन प्रकृति द्वारा प्रदत्त उपहार है। प्रकृति ने हमें उपहार स्वरूप इसे प्रदान किया है। मोटे रूप में प्राकृतिक स्रोतों को 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला खनिज पदार्थ, दूसरा वनस्पति उत्पादन तथा तीसरा जीव जंतु। मॉर्गेनथाउ ने प्राकृतिक स्रोतों को खाद्यान्न और कच्चे माल कहकर पुकारा है। पामर एवं पॉकिंस ने कच्चे माल, खनिज पदार्थ, औद्योगिक शक्ति के साधन, खाद्य पदार्थ तथा कृषि उत्पादन को प्राकृतिक संसाधन कहा है।
मोटे रूप में प्राकृतिक संसाधन में जो चीज़ें आती है वे इस प्रकार है। खाद्य सामग्री, फूड मटेरियल्स, खाद्यान्न के अंतर्गत वनस्पति उत्पादन तथा जीव जंतु को लिया जा सकता है। खाद्य पदार्थों में दूध, कपास, रबड़, लुगदी, छाले, बांस, ऊन, सिल्क, विशिष्ट तेल, समूर, हाथी दांत आदि प्रमुख है। वह राष्ट्र जो खाद्यान्न के विषय में स्वावलंबी अथवा प्रायः स्वावलंबी है, अपेक्षाकृत उस देश से अधिक लाभदायक स्थिति में होगा जो कि इस दृष्टि से स्वावलंबी नहीं है और जिसे अपने लिए खाद्य पदार्थ आयात करना पड़ता है। इसी कारण ग्रेट ब्रिटेन की शक्ति और युद्ध के समय तो उसका जीवन ही इस बात पर निर्भर रहता है कि वह समुद्री रास्तों को कहाँ तक यातायात के लिए खुला रख सकता है, जिससे उन मार्गों से देश के लिए बाहर से अन्न लाया जा सके, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले, द्वितीय विश्व युद्ध से पहले तक ब्रिटेन अपनी संपूर्ण आवश्यकता का केवल 30% अन्न ही उत्पन्न करता था। अतः जब कभी भी उसकी अन्न आयात की शक्ति को चुनौती दी गई, जैसा कि दोनों विश्व युद्धों के मध्य पनडुब्बियों के युद्ध तथा हवाई हमलों द्वारा किया गया था, तो वास्तव में यह ग्रेट ब्रिटेन की शक्ति ही को चुनौती थी, क्योंकि इस चुनौती के परिणाम स्वरूप उसका यानी ग्रेट ब्रिटेन का राष्ट्रीय जीवन स्वयं खतरे में पड़ जाता था। अमेरिका चूँकि अब अन्न के मामले में आत्मनिर्भर है, अतः उसको अपनी राष्ट्रीय शक्ति और वैदेशिक नीतियों के प्राथमिक लक्ष्यों से हटना नहीं पड़ता। अब वह निश्चित नीतियों का अनुसरण बहुत सफलतापूर्वक कर सकता है। अन्न उत्पादन में कमी आ जाने के कारण ही स्पेन विश्व की महान शक्ति के स्तर से गिरकर एक तृतीय श्रेणी की शक्ति बनकर रह गया है। इसके विपरीत अन्न की स्थायी कमी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भारत की स्थायी कमजोरी का कारण रही है। इस प्रकार अन्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता शक्ति का एक बहुत बड़ा स्रोत रहा है। कच्चा माल, रॉ मटेरियल। कच्चा माल अर्थशास्त्र का विशिष्ट शब्द है। इसका प्रयोग औद्योगिक विकास के लिए होता है। पैडल फोर्ड एवं लिंकन के शब्दों में आधुनिक युग में औद्योगिकरण के बिना राष्ट्रीय शक्ति प्राप्त करना असंभव है। औद्योगिकरण कच्चे माल, विशेषतः खनिज पदार्थों की प्राप्ति पर निर्भर करता है। आधुनिक सैनिक बल के लिए अनेक प्रकार के कच्चे सामान की आवश्यकता होती है। वर्तमान समय में युद्ध संचालन के बढ़ते हुए यंत्रीकरण के कारण राष्ट्रीय शक्ति युद्ध तथा शांति के समय में कच्चे माल के नियंत्रण पर अधिक से अधिक आश्रित होती चली गई है। कच्चे माल की दृष्टि से दुनिया के लगभग सभी देश एक दूसरे से भिन्न हैं। युद्ध संचालन के यंत्रीकरण के कारण कुछ विशेष प्रकार के कच्चे माल का अन्य कच्चे माल के ऊपर महत्व बढ़ता गया है। एक समय था जब कोयले का बड़ा महत्व था, लेकिन धीरे धीरे पेट्रोल और यूरेनियम का महत्व बहुत अधिक बढ़ गया है। वर्तमान समय में राष्ट्रीय शक्ति पर सबसे अधिक और सीधा प्रभाव डालने वाली प्राकृतिक वस्तुएं अर्थात कच्चे माल में लोहा, कोयला और पेट्रोल प्रमुख है। कोयले की सर्वोपरि महत्ता उसकी विविध और उच्च वरीयता वाली उपयोगिताओं से उत्पन्न होती है। कोयला प्राथमिक ईंधन है। घरों में तापने के मुख्य स्रोतों में से यह एक है। जलपोतों और रेल इंजनों को चलाने वाली भाप पैदा करने के लिए कोयले का ही अब तक व्यापक उपयोग होता रहा है। विश्व की बिजली का बड़ा भाग कोयले की आग से काम करने वाले बॉयलर देते हैं। कोयले से बहुत सी चीज़ें बनती है, जैसे कि मानवकृत नाइट्रेट, मानवकृत रबर, मानवकृत मोटर ईंधन और औषधियों, प्लास्टिकों तथा अन्य उत्पादकों की एक बड़ी सूची। अमेरिका, चीन, रूस, कनाडा, जर्मनी, ब्रिटेन, पोलैंड, भारत कोयला ऊर्जा में समृद्ध देश है, परंतु जल, विद्युत, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैसें भी कार्य ऊर्जा के स्रोत हैं। जल विद्युत कार्य ऊर्जा का ऐसा संसाधन है जिसकी समाप्ति की संभावनाएं कम है। यद्यपि जल सुलभता से प्राप्त हो जाता है, तथापि जलधारा से विद्युत निर्माण अत्यंत खर्चीली प्रक्रिया है।
इसके लिए बड़े बड़े बांधों का निर्माण किया जाता है। जल विद्युत शक्ति का अत्यधिक प्रयोग, इसके लिए बड़े बड़े बांधों का निर्माण करना पड़ता है। जल विद्युत शक्ति का अत्यधिक प्रयोग अमेरिका तथा रूस करते हैं। नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, चीन और जापान आदि देश भी जल विद्युत पर निर्भर करते हैं। प्राकृतिक गैस ऊर्जा निर्माण का नवीन स्रोत प्राकृतिक गैस है। अमेरिका की ऊर्जा का 20% भाग प्राकृतिक गैस ऊर्जा द्वारा ही निर्मित होता है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद उद्योग और युद्ध के लिए शक्ति के स्रोत के रूप में तेल का महत्व दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। वर्तमान समय में प्रायः हर यंत्र चालित गाड़ी और हथियार तेल द्वारा संचालित होते हैं। इसी कारण जिन देशों के पास मिट्टी के तेल के कुएं अधिक है, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विशिष्ट महत्व प्राप्त कर लिया है, जैसे अरब देश। प्रथम विश्व युद्ध के समय क्लीमेंस ने कहा था कि मिट्टी के तेल की एक एक बूंद हमारे सिपाही के खून की एक एक बूंद के बराबर कीमती है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ बहुत अधिक शक्तिशाली हो गए, क्योंकि वे तेल की दृष्टि से आत्मनिर्भर रहे, जबकि ब्रिटेन काफ़ी कमज़ोर हो गया, क्योंकि ब्रिटिश द्वीप में मिट्टी के तेल के कुएं नहीं है ही नहीं। जबकि मध्य पूर्व में ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस आदि राज्य इसीलिए मिट्टी के तेल के सभी कुओं तक पहुंचने वाले मार्गों पर केवल अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते हैं। तकनीकी विकास के कारण कई देश सूर्य शक्ति यानी सौर ऊर्जा का भी उपयोग करने लगे हैं। आधुनिक उद्योग का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कोयले के बाद लोहा ही है। हल्की धातुएं, एल्युमिनियम और प्लास्टिक लोहे को अधिकाधिक अपदस्थ कर रही है, लेकिन संभावना यही है कि धातुओं की वरीयता क्रम में लोहे का उच्च स्थान बना रहेगा। वे क्षेत्र जिनमें अच्छी किस्म का कोयला और लोहा खानों के रूप में पास पास है, वे संभवतः भारी उद्योग के लिए उपयुक्त स्थान हो जाते हैं। इनमें सबसे आदर्श फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा। आजकल कठोरता, दृढ़ता, टिकाऊपन, शक्ति आदि के विशेष गुण उत्पन्न करने के लिए इस्पात में अन्य धातुएं मिलानी पड़ती है, जिन्हें फेरी एलॉय कहा जाता है। इनमें प्रमुख धातु है मैंगनीज, निकेल, टंगस्टन, मॉलिब्डेनम और वेनेडियम आदि। आधुनिक उद्योगों में कोयला और लोहा, फेरो एलॉय के अलावा लोहेतर धातुएं जैसे तांबा, टीन, एल्युमिनियम, सीमा आदि की भी भारी खपत है। इसके अलावा कई अधातुक वस्तुएं जैसे गंधक, पोटास, नाइट्रेट, क्लोराइड और व्यापक रूप से फैलते हुए रासायनिक उद्योगों के अन्य तत्वों से युद्ध सामग्री से उर्वरक तक और औषधि से प्लास्टिक तक बड़ी संख्या में वस्तुएं बनाई जाती है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्राकृतिक संसाधनों का महत्व। इम्पोर्टेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्राकृतिक संसाधनों का विशिष्ट महत्व है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में केवल वही राष्ट्र प्रभावकारी हो सकते हैं जिनके खनिज पदार्थ का गुणात्मक तथा मात्रात्मक स्तर ऊंचा होता है। अमेरिका तथा रूस की स्थिति खनिज भंडार की दृष्टि से अत्यंत सुदृढ़ है। परिणाम स्वरूप दोनों देशों की सैनिक शक्ति अपरिमित है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संसाधनों का असमान वितरण विभिन्न राष्ट्रों को जहां एक ओर संशोधित नीतियां अपनाने की प्रेरणा देती है, साथ ही प्राकृतिक संसाधन और कच्चा माल युद्ध करने की योग्यता एवं राजनीतिक स्थिति को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए तेल की कमी से हिटलर को सबसे ज़्यादा कठिनाई हुई। इसी प्रकार अन्य राष्ट्र अर्जेंटीना के गोमांस और श्रीलंका की रबर का ध्यान रखकर ही अपने संबंध बनाते हैं। प्रथम विश्व युद्ध से यह सिद्ध हो गया कि एक सरकार की फौजी योग्यताएं केवल उसके उत्पादक कारखानों पर ही नहीं बल्कि कच्चे माल की प्रचुर मात्रा और विविध किस्मों तक उसकी निरापद पहुंच पर भी निर्भर है। सभी राष्ट्रों में बढ़ती हुई आवश्यकताओं के अनुरूप अपने को ढालने की योग्यता समान नहीं होती। उनमें एक बहुत बड़ा अंतर यह होता है कि ये किस हद तक भारी बुनियादी आवश्यकताओं जैसे कि भोजन, रेशे, कोयला, लोहा आदि उनके शासित भूभागों में पर्याप्त उपज सकता है। दूसरा अंतर उनमें यह आ जाता है कि वे घरेलू स्रोतों को किस हद तक शत्रु कार्यवाही के
शत्रु कार्यवाही के विरुद्ध निरापद रख सकते हैं। तीसरा अंतर उनमें यह होता है कि घर की कमी को विदेशी स्रोतों से पूरा करने की उनमें कितनी योग्यता है। अंत में चौथा अंतर उनमें यह होता है कि युद्ध काल में बाहर से प्राप्त माल को घर तक लाने की उनके अंदर कितनी क्षमता है। निष्कर्ष कंक्लूजन इस प्रकार स्पष्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में किसी राष्ट्र की भूमिका और हैसियत उसकी मांग को अन्य राष्ट्रों द्वारा दी जाने वाली इज्जत उसी अनुपात में घटती बढ़ती रहेगी जितनी उसकी अपनी मांग के समर्थन में युद्ध छेड़ने की योग्यता माना जाएगी। इस आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि भविष्य में राष्ट्र समुदाय में शक्ति तथा प्रभाव के प्रतिरूपों का निर्धारण घरेलू तथा विदेशी उपज वाले भौतिक साधनों की प्रचुरता एवं विविधता द्वारा ही होगा। अब आपने जान लिया है कि राष्ट्रीय शक्ति के बढ़ोतरी में प्राकृतिक संसाधनों का क्या महत्व है। अब आप जानेंगे कि राष्ट्रीय शक्ति के रूप में जनसंख्या का क्या महत्व होता है। डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ पॉपुलेशन एज एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर। ठीक है, राष्ट्रीय शक्ति में जनसंख्या का क्या महत्व है। जनसंख्या राष्ट्रीय शक्ति का एक महत्वपूर्ण अवयव है। यूरोप की राजनीति में उन देशों का अत्यधिक महत्व रहा है जो जनसंख्या के दृष्टिकोण से धनी है। यह जर्मनी तथा फ्रांस की तुलना से स्पष्ट हो जाता है। सन 1870 से 1940 तक की 70 वर्ष की अवधि में फ्रांस में 40 लाख व्यक्तियों की वृद्धि हुई, जबकि जर्मनी में यह वृद्धि लगभग 7 गुनी या 270 लाख थी। यही कारण था कि फ्रांस जर्मनी की बढ़ती हुई जनसंख्या देखकर चिंतित था। मुसोलिनी ने अपने देशवासियों से यह आग्रह किया कि देश की जनसंख्या में अभिवृद्धि की जाए। मुसोलिनी के शब्दों में यह बात साफ साफ सोचना ही ठीक होगा। 9 करोड़ जर्मनी और 20 करोड़ स्लावों के समक्ष 4 करोड़ इटालियनों की क्या क्षमता है। रूस अपनी विशाल जनसंख्या के आधार पर ही प्रथम बार नेपोलियन का तथा द्वितीय बार हिटलर की सुसज्जित सेनाओं का सामना कर सका। प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिकी सैनिकों की संख्या ने मित्र राष्ट्रों को विजय दिलाने में अत्यधिक सहायता की थी। वोल्टेयर का यह कथन सत्य है कि भगवान सदैव बड़ी सेनाओं का साथ देता है। समर्थन में तर्क आर्ग्यूमेंट्स इन सपोर्ट। जनसंख्या राष्ट्रीय शक्ति को प्रभावित करने वाला मुख्य तत्व है। इसके पक्ष में जो तर्क दिए गए वे इस प्रकार है। आक्रमण नीति अटैकिंग पॉलिसी बढ़ी हुई जनसंख्या से उत्पन्न समस्याओं का समाधान करने के लिए एक राज्य दूसरे राज्य पर आक्रमण करता है, क्योंकि विजित प्रदेशों में वह अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या को निवास की सुविधाएं प्रदान कर सकता है। प्रशिक्षित सैनिकों की उपलब्धि अचीवमेंट ऑफ ट्रेंड सोल्जर्स। बड़ी जनसंख्या वाले देशों में अधिक सिपाही उत्पादन के कार्यों के लिए मिल सकते हैं। कुशल तथा योग्य सैनिकों की छांट की जा सकती है। सन 1940 में जर्मनी के पास 1.5 करोड़ व्यक्ति सैनिक सेवा के लिए उपलब्ध थे, जबकि फ्रांस में इस प्रकार के व्यक्तियों की संख्या केवल 50 लाख थी। सन 1940 में फ्रांस के जर्मनी से पराजित होने का कारण यह भी था। एक जाति के व्यक्ति पर्सन्स ऑफ वन कास्ट अधिक जनसंख्या का होना राष्ट्रीय शक्ति को उस समय और भी दृढ़ कर देता है यदि देशवासी एक ही जाति के हो। जनमत का महत्व इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक ओपिनियन। वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जनमत यानी पब्लिक ओपिनियन का महत्व है। कोई भी देश अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से संबंधित किसी भी महत्वपूर्ण विषय पर निर्णय लेते समय जनसंख्या के बहुमत की अवहेलना नहीं कर सकता। इस संदर्भ में आयु की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रोफेसर मॉर्गेनथाउ का मत है कि अन्य समस्त बातों के होने पर एक राष्ट्र जिसमें औद्योगिक तथा सैनिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अधिकतम शक्ति है और जिसकी जनसंख्या में 20 से 40 वर्ष की आयु वाले व्यक्ति अधिक है, उस राष्ट्र की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होगा जिसमें अधिक संख्या विरुद्धों की हो। विपक्ष में तर्क आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट ऑफ, यानी कि राष्ट्रीय शक्ति में जो है जनसंख्या का महत्व नहीं है, ये जो मानते हैं उन्होंने क्या तर्क दिया है। ठीक है, तो वर्तमान समय में राष्ट्रीय शक्ति के तत्व के रूप में जनसंख्या का अधिक महत्व नहीं रहा है। इस संबंध में जो तर्क प्रस्तुत किए जाते हैं वे इस प्रकार है। मतैक्य का अभाव एब्सेंस ऑफ वन थॉट। जनसंख्या कम होने पर राष्ट्रों के विभिन्न मुद्दों पर मतैक्य की संभावना होती है।
जबकि अधिक जनसंख्या वाले राष्ट्रों के निवासियों में मतैक्य का अभाव पाया जाता है। ठीक है, यानी कि जहाँ पे कम जनसंख्या होती है ना जिस राष्ट्र में, वहाँ पे एक थॉट होता है, मतैक्य होता है, सबके सोच जो मतलब का जो थॉट है, विचार सोच जो है वो एक होता है। लेकिन जहाँ पे जनसंख्या अधिक होंगे ना, तो अधिक लोग होंगे तो थॉट भी जो है अलग अलग होंगे। ठीक है, एकता नहीं होगी, वन थॉट नहीं होगी। परिवर्तित युद्ध प्रणाली, चेंज वॉर सिस्टम। परंपरागत रूप से सैनिक शक्ति का आधार देश की जनसंख्या थी। उस समय सैनिकों के आधार पर किसी राष्ट्र की शक्ति की कल्पना की जाती थी, लेकिन आज युद्ध प्रणाली पूर्णतया परिवर्तित है। भारत तथा चीन अधिक जनसंख्या वाले देश होते हुए भी रूस, अमेरिका तथा ग्रेट ब्रिटेन से पिछड़े हुए हैं। इस दृष्टि से विद्वानों ने कुछ थोड़ी जनसंख्या वाले राष्ट्रों को प्रगतिशील एवं शक्तिशाली माना, जो आधुनिक हथियारों, फैक्ट्रियों एवं गुणों से सुसंपन्न हो। डॉक्टर विबासी ने कहा है कि जनसंख्या को ही शक्ति का आधार मान लिया जाए, तब 1 अरब से अधिक जनसंख्या वाला चीन विश्व का सबसे अधिक शक्तिशाली देश होना चाहिए तथा 100 करोड़ की जनसंख्या वाले भारत को 27 करोड़ की जनसंख्या वाले रूस तथा 25 करोड़ की जनसंख्या वाले अमेरिका की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होना चाहिए। राष्ट्रीय शक्ति के रूप में तकनीक के महत्व की विवेचना करें। अभी आपने जाना कि राष्ट्रीय शक्ति के रूप में जनसंख्या का क्या महत्व है। अब आप जानेंगे कि राष्ट्रीय शक्ति के रूप में तकनीक का क्या महत्व होता है। डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजी एज एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर। तकनीकी, जिसे अंग्रेजी में टेक्नोलॉजी कहते हैं, ये किस प्रकार राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ाती है या इसका क्या महत्व है राष्ट्रीय शक्ति में। तकनीकी का आधुनिक युग में महत्व विशेष बढ़ गया है। तकनीकी का आशय किसी कार्य को अधिक क्षमतापूर्वक करने के लिए इस प्रकार की नवीन पद्धतियों का तत्व प्राप्त करना है, जिनसे कार्य को अधिक शीघ्रता से, सुगमता तथा दक्षता से किया जा सके। आविष्कार एवं भौतिक संस्कृति की प्रगति को तकनीकी विश्व राजनीति से संबंधित करती है। तकनीकी के अंतर्गत लोहा, फौलाद आदि के अलावा कृषि, औद्योगिकरण तथा अन्य क्षेत्रों में अनुसंधान करने से संबंधित ज्ञान भी सम्मिलित है। जिन राष्ट्रों ने विभिन्न क्षेत्रों में भांति भांति की अनुसंधानशालाओं की स्थापना की है, वे राष्ट्र तीव्र गति से प्रगति के पथ पर बढ़ रहे हैं और पिछड़े हुए राष्ट्रों का पथ प्रदर्शन कर रहे हैं। वर्तमान समय में तकनीकी विश्व की राजनीति को प्रभावित कर रही है इस प्रकार। साम्राज्यों का विस्तार, एक्सटेंशन ऑफ एम्पायर्स। तकनीकी विकास के कारण आवागमन यानी आने जाने के साधनों में प्रगति हुई है, वृद्धि हुई है। इसी के कुछ वर्ष पहले साम्राज्यों का विकास हुआ और उनके आकार में आशातीत वृद्धि हुई है। केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन। तकनीकी आविष्कारों के कारण समाचार और संदेशवाहन के यंत्रों का विकास हुआ। इसी विकास ने राष्ट्रों का ध्यान केंद्रीकरण की नीति की ओर आकर्षित किया। आज विशाल आकार वाले देशों में भी सरकार एक केंद्रीय स्थान पर बैठकर संदेशवाहन के साधनों के द्वारा देश के विभिन्न कोनों में संदेश तथा निर्देश भेज सकती है। अतएव विकेंद्रीकरण और उस पर व्यर्थ में होने वाला खर्च अब अन्य स्थानों में प्रयोग किया जा सकता है। राष्ट्रों की स्थिति में परिवर्तन, चेंज इन पोजीशन ऑफ नेशंस। राष्ट्रों की स्थिति परिवर्तित हो गई है। कुछ समय पहले ग्रेट ब्रिटेन अपनी सामुद्रिक शक्ति के कारण विश्व का महान राष्ट्र माना जाता था, लेकिन लड़ाकू वायुयानों के बनने से उसको अपनी सुरक्षा का भय उत्पन्न हो गया और विश्व में उसकी स्थिति पहले की तरह न रह सकी। आक्रमणकारी शक्ति में वृद्धि, इंक्रीजिंग इन अटैकिंग पावर। तकनीकी आविष्कारों के कारण देशों की अपनी सुरक्षा की शक्ति की अपेक्षा उनकी आक्रमणकारी शक्ति में भी वृद्धि हुई है। वही देश युद्ध कला के अत्यधिक आधुनिक साधन तथा शस्त्र तैयार कर सकते हैं, जिनमें सभी उद्योग तकनीकी दृष्टि से अत्यधिक उन्नत हो। प्रगति की ओर अग्रसर, मूविंग टुवर्ड्स प्रोग्रेस। तकनीकी आविष्कारों का प्रयोग करने वाले राष्ट्र प्रगति की ओर निरंतर यानी लगातार अग्रसर हो रहे हैं। विश्वव्यापी संगठनों का जन्म, बर्थ ऑफ वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन। तकनीकी विकास के भयंकर परिणामों को दृष्टिगत रखते हुए यह आवश्यकता अनुभव की जाने लगी है कि विश्व में
एक ऐसे संगठन का होना आवश्यक है जो राज्यों को नियंत्रण में रखे और उनके पारस्परिक विवादों का निर्णय युद्ध द्वारा न होकर शांति द्वारा हो। इस प्रकार विश्वव्यापी संगठनों का जन्म हुआ। सुरक्षा की व्यवस्था, अरेंजमेंट ऑफ सिक्योरिटी। युद्ध अपेक्षाकृत अधिक भयंकर हो गए हैं तथा विश्व के राष्ट्रों के सम्मुख सुरक्षा की समस्या उपस्थित हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय समन्वय, इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन। भौगोलिक दूरी में कमी आई है। तकनीकी की वजह से क्या हुआ, भौगोलिक दूरी में कमी आई है, कमी आ गई है तथा अंतर्राष्ट्रीय समन्वय यानी इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन की नीति को प्रोत्साहन प्राप्त हुआ है। आज विभिन्न आविष्कारों के कारण राष्ट्रों में नित्य प्रतिनीति परिवर्तन हो रहा है। जिन राष्ट्रों के पास नवीन उपकरणों के निर्माण एवं प्रयोग के साधन उपलब्ध है वे आज उन्नति की चरम सीमा पर है, या दूसरे शब्दों में उनकी राष्ट्रीय शक्ति बढ़ गई है। तकनीकी के मुख्य प्रकार तथा उनका प्रभाव। चीफ फॉर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी एंड देयर इफेक्ट्स। संचार के साधन, औद्योगिक तकनीकी, सैनिक तकनीकी, ये सब जो है इन्होंने विश्व राजनीति में क्रांति ला दी है। चलिए जानते हैं तकनीकी के मुख्य प्रकार और उसके प्रभाव। संचार के साधन, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तकनीकी ने संचार के साधनों में आशातीत उन्नति की है। वर्तमान समय में संचार साधनों में गोपनीयता लुप्त होती जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में एक देश द्वारा दूसरे देश की जासूसी का भांडाफोड़ शीघ्र हो जाता है। टेलीविजन द्वारा किसी भी देश के नेता को किसी भी राजनीतिक रंगमंच से बोलते हुए किसी भी देश के नागरिक सुन तथा देख सकते हैं। हम किसी भी देश के नागरिकों से सीधे बातचीत कर सकते हैं। विश्व में दूरी और समय का अंतर समाप्त हो गया है। एक देश की घटनाएं अन्य देशों को प्रभावित कर रही है। औद्योगिक तकनीकी, इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी। औद्योगिक विकास धीरे धीरे सभी राष्ट्रों में व्याप्त हुआ और औद्योगिक क्षेत्र में होने वाले नवीन आविष्कारों ने संसार में हलचल उत्पन्न कर दी। जिन राष्ट्रों ने इस दिशा में अधिक उन्नति की वे शक्तिशाली एवं पूंजीपति बन गए। उदाहरण के लिए 1930 के बाद रूस ने विलक्षण, तीव्र तथा आश्चर्यजनक औद्योगिक विकास किया और सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अणु बम बनाने तथा अणु युद्ध करने की क्षमता पाने के बाद उसने अमेरिका के समक्ष होकर सर्वोच्च शक्ति का स्तर प्राप्त कर लिया। सैनिक तकनीकी, मिलिट्री टेक्नोलॉजी। तकनीकी आविष्कारों ने राष्ट्रों को विध्वंसकारी शक्ति प्रदान कर युद्ध के स्वरूप को परिवर्तित कर दिया है। आज विध्वंसकारी यंत्रों का प्रयोग कम से कम समय में हर जगह किया जा सकता है। वस्तुतः विश्व के इतिहास में भी वही राष्ट्र सफल तथा शक्तिशाली सिद्ध हो सके हैं जिन्होंने रणनीति में पुरानी पद्धति को त्याग कर नवीन रणनीतियों का आविष्कार किया। अणु बम तथा राष्ट्रीय शक्ति, एटम बॉम्ब्स एंड नेशनल पावर। अणु बम भी राष्ट्रीय शक्ति का एक अंग है। तकनीकी के विकास के कारण अणु शक्ति विकसित हो रही है। अणु बम निर्माण करने में बड़े राष्ट्रों के अलावा छोटे छोटे राष्ट्र भी जुड़े हुए हैं, संलग्न हैं। पाकिस्तान तथा भारत ने भी अणु बम के विस्फोट कर लिए हैं। तकनीकी प्रगति विश्व राजनीति को किस प्रकार प्रभावित करती है, चलिए देखते हैं। विशाल साम्राज्य की स्थापना, स्टैब्लिशिंग ऑफ ग्रेट एम्पायर। तकनीकी प्रगति ने राज्यों के क्षेत्रों तथा उनकी जनसंख्या को अत्यधिक प्रभावित किया है। छोटे छोटे राज्यों के स्थान पर विशाल साम्राज्यों की स्थापना हुई है। वायुसेना का विकास, डेवलपमेंट ऑफ एयरफोर्स। वायुसेना के विकास से पूर्व तक केवल वे ही देश शक्तिशाली माने जाते थे जिनके पास सुदृढ़ स्थल सेना होती थी अथवा जो अपनी रक्षा सामुद्रिक शक्ति के आधार पर करते थे। पर वायुसेना के विकास के परिणाम स्वरूप युद्ध तकनीकी में परिवर्तन आ गया है। इंग्लैंड की स्थिति में हास इसका उदाहरण है। समृद्ध राष्ट्रों के प्रभाव में प्रसार, एक्सपेंशन इन इन्फ्लुएंस ऑफ प्रॉस्पर नेशंस। तकनीकी विकास के कारण राष्ट्र पहले की अपेक्षा अधिक समृद्ध है तथा कुछ अधिक विकसित तथा समृद्ध राष्ट्रों में अपने से पिछड़े देशों को अपने वश में करने की भावना दृढ़ होती जा रही है।
तो आपने जाना राष्ट्रीय शक्ति के रूप में तकनीकी का क्या महत्व है। राष्ट्र शक्ति में विचारधारा तत्व की विवेचना कीजिए। डिस्क्राइब आइडियोलॉजिकल एलिमेंट्स इन नेशनल पावर। नेशनल पावर का जो आइडियोलॉजिकल एलिमेंट है, विचारधारा तत्व है, उसका क्या भूमिका है राष्ट्रीय शक्ति में। What do you mean by ideology? What is its place in politics? What part does it play in international politics? विचारधारा का अर्थ तथा परिभाषा है। तो राष्ट्रीय शक्ति के रूप में विचारधारा का क्या महत्व है, इसको जानने के लिए आपको जरूरी है कि आप जानें कि विचारधारा का क्या अर्थ है एवं इसकी क्या परिभाषाएं हैं। मीनिंग एंड डिफिनेशंस ऑफ आइडियोलॉजी। किसी राष्ट्र को शक्तिशाली बनाने वाला एक प्रधान तत्व विचारधारा या विचार पद्धति है। मनुष्य के प्रत्येक कार्य उसके धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक विचारों का प्रभाव पड़ता है। विचारधारा का अभिप्राय जीवन के समस्त क्षेत्रों जैसे कि धर्म, अर्थ, समाज, शासन पद्धति के संबंध में इस प्रकार के विचारों के समूह अथवा पद्धति से है जिन्हें बार बार बड़े प्रबल रूप से प्रस्तुत किया जाता है तथा जिसका पूरा समर्थन किया जाता है। विचारधारा की परिभाषाएं, डेफिनेशंस। बर्ट्रैंड रसल ने कहा है कि विचार और विचारधाराएं शक्ति के अवयवों का प्रत्ययात्मक भाग है। विचारधारा समाज के व्यक्तियों के द्वारा निर्धारित सामाजिक मूल्यों पर निर्भर है। विचारधारा यह निर्णय कर देती है कि कौन राष्ट्र किस राष्ट्र के साथ मित्रता या शत्रुता कर सकता है। पेरिस, फोर्ड तथा लिंकन के अनुसार विचारधारा आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक मूल्यों तथा लक्ष्यों से संबंधित विचारों का निकाय है जो कि इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्यों की योजना तैयार करता है। स्नाइडर तथा विल्सन के अनुसार एक विचारधारा जीवन, समाज और सरकार से संबंधित विचारों का वह समूह है जो प्रायः सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक नारों तथा युद्ध के नारों से उत्पन्न होती है तथा जिसका लगातार प्रयोग उसको एक विशेष समुदाय, दल या राष्ट्रीयता का प्रमुख विश्वास या सिद्धांत बना देता है। विचारधारा का महत्व, सिग्निफिकेंस ऑफ आइडियोलॉजी। समुदाय पर अधिक बल, मोर फोर्स ऑन एसोसिएशन। विचारधाराएं समुदाय की भूमिका पर अधिक बल देती हैं। ये व्यक्तियों की भूमिका को गौण मानती है। शक्ति के अवयवों का प्रत्ययात्मक भाग, आइडियल पार्ट्स ऑफ पावर। विचारधाराएं शक्ति के अवयवों का प्रत्ययात्मक भाग है। जब कोई सरकार किन्हीं विचारों का समर्थन करता है तो उसे यह निश्चित होता है कि उसे स्वदेश और विदेश में सामान्य जनता की कितनी सहानुभूति और समर्थन प्राप्त है। राष्ट्र के चरित्र को ऊंचा उठाना, टू रेज कैरेक्टर ऑफ नेशन। विचारधाराएं वे अस्त्र है जो कि राष्ट्र के चरित्र को ऊंचा उठा सकती है और इसके साथ ही एक राष्ट्र की शक्ति में वृद्धि भी कर सकती है। विचारधाराएं अपने विरोधी राज्यों को हतोत्साहित भी कर सकती है। नागरिकों पर प्रभाव, इन्फ्लुएंस ऑन सिटीजन्स। राजनेताओं की विचारधाराओं से प्रभावित होकर नागरिक जाने अनजाने उनका समर्थन करना प्रारंभ कर देते हैं। नवीन शक्ति प्रदान करना, टू गिव न्यू पावर। एक प्रदेश प्रचार कार्य की प्रभावशीलता के कारण अपनी शक्ति को बढ़ा सकता है किंतु विचारधारा उसके कार्यों को एक नई शक्ति प्रदान करती है। आधुनिक राजनीति में देशों की नीति को समझना दुष्कर कार्य है क्योंकि बहुत से चतुर राष्ट्र विचारधाराओं से किसी एक बात का प्रचार करते हैं और उसके पीछे कोई दूसरी कूटनीति छिपी होती है। युद्ध की परिस्थितियों में परिवर्तन, चेंज इन सर्कमस्टांसेस ऑफ वॉर। विचारधारा किसी युद्ध की परिस्थितियों को परिवर्तित कर सकती है। प्रथम विश्व युद्ध में रूस में साम्यवादी विचारधारा के आ जाने पर उसकी युद्ध में भूमिका ही परिवर्तित हो गई थी। क्रांति, रेवोल्यूशन। विचारधाराओं का प्रभाव कभी कभी क्रांति से भी प्रभावित हो सकता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ उसके बाद फांसीवाद एवं नाजीवाद की क्रांतियाँ इन्हीं विचारधाराओं के परिणाम थे। वर्तमान विश्व में अंतर्राष्ट्रीय लोकप्रियता प्राप्त करने वाली विचारधाराएं उदारवाद, साम्यवाद आदि है। सोवियत नेता साम्यवादी दलों का विश्वव्यापी जाल बिछा रहे थे। चीन ने भी एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के नवोदित राष्ट्रों में उन देशों के साम्यवादी दलों के द्वारा और उनकी राष्ट्रीय सरकारों के द्वारा अपना प्रभाव स्थापित करना प्रारंभ कर दिया है। उदारवादी सरकारें नवोदित राष्ट्रों की सहानुभूति और समर्थन प्राप्त करने के लिए प्रचार कार्य करती है।
वोल्टेयर ने कहा था कि विचार ही विश्व पर शासन करते हैं, तथापि विचारधारा का कार्य सदैव सकारात्मक न होकर कभी कभी नकारात्मक भी हो सकता है। उदाहरण के लिए नाजीवाद को विदेश में इतनी सहानुभूति प्राप्त न हो सकी जितना कि विरोध प्राप्त हुआ। अब तक आपने जाना कि राष्ट्रीय शक्ति में विचारधारा की क्या भूमिका एवं महत्व है। अब आप जानेंगे कि विभिन्न विचारधाराएं कौन कौन सी है, वेरियस आइडियोलॉजीज। वर्तमान समय में विश्व को राजनीति की दो विचारधाराएं मुख्य रूप से प्रभावित कर रही है। पहला उदारवादी विचारधारा और दूसरा समग्रतावादी विचारधारा। उदारवादी विचारधारा, जिसे अंग्रेजी में थ्योरी ऑफ लिबरलिज्म कहते हैं, और समग्रतावादी विचारधारा, जिसे अंग्रेजी में टोटलिटेरियन आइडियोलॉजी कहते हैं। तो चलिए जानते हैं कि उदारवादी विचारधारा क्या है और समग्रतावादी विचारधारा क्या है। उदारवादी विचारधारा, थ्योरी ऑफ लिबरलिज्म। उदारवादी राजतंत्र ही प्रजातंत्र का जन्मदाता है, जिसे वॉशिंगटन, जेफरसन, लिंकन तथा रूजवेल्ट ने विकसित किया। इन विचारकों के अलावा अन्य स्रोत जैसे मैग्ना कार्टा, अमेरिका का स्वतंत्रता संबंधी घोषणा पत्र, संघीय संविधान, नागरिक कानून तथा अधिकार विधेयक आदि है। प्रजातंत्रात्मक विचारधारा के परिणाम स्वरूप विश्व की राजनीति में जिन मान्यताओं को प्रमुख स्थान मिला वे इस प्रकार है। सोर्सेस: सरकार अपनी शक्तियाँ जनता की स्वीकृति से प्राप्त करती है। उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी: प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता, समाज कल्याण एवं अभिवृद्धि का उत्तरदायित्व सरकार पर है। कर्तव्य, ड्यूटी: राज्य का कर्तव्य व्यक्तियों को भाषण, ब्राह्मण, धर्म पालन आदि मौलिक स्वतंत्रता प्रदान करना है। अधिकार, राइट्स: राज्य व्यक्ति को मौलिक अधिकार प्रदान करने वाली संस्था है। फ्रांस की राज्य क्रांति ने इस विचारधारा का प्रसार यूरोप के विभिन्न देशों में 19वीं सदी में किया। 20वीं शताब्दी में एशिया तथा अफ्रीका में इसका विस्तार हुआ। इस विचारधारा का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर गहरा प्रभाव पड़ा। इससे साम्राज्यवाद तथा साम्राज्यवाद का विनाश हुआ और व्यक्ति के व्यक्तित्व को, मानवीय अधिकारों एवं मूल्यों को तथा शांतिपूर्ण साधनों को विशेष महत्व प्राप्त हुआ। समग्रतावादी विचारधारा, टोटलिटेरियन आइडियोलॉजी: साम्यवादी विचारधारा के समर्थक विद्वानों में कार्ल मार्क्स, लेनिन, स्टालिन, माओ त्से-तुंग आदि उल्लेखनीय है। इस विचारधारा की मुख्य देन इस प्रकार है। वर्गहीन समाज, क्लासलेस सोसाइटी: एक वर्गहीन समाज की रचना के विचार को जन्म। मजदूर वर्ग, लेबर क्लास: मजदूर वर्ग की तानाशाही की स्थापना पर विचार। कुरीतियों का निराकरण, टू लीव रॉन्ग प्रैक्टिस: यह ज्ञान की जनता समाज की कुरीतियों को दूर करने के लिए किसी भी प्रकार का साधन जैसे कि क्रांति आदि प्रयुक्त कर सकती है। ऐतिहासिक व्याख्या, हिस्टोरिकल एक्सप्लेनेशन: ऐतिहासिक व्याख्या जिसके अनुसार वर्ग संघर्ष अनंत काल से चला आ रहा है और पूंजीवाद का विरोधी है। अंततः पूंजीवाद समाप्त होगा और मजदूरों का शासन होगा। विचारधाराओं के प्रकार, काइंड्स ऑफ आइडियोलॉजीज: मॉर्गनथाउ ने विचारधारा को 3 भागों में बांटा है। पहला है यथास्थिति की विचारधारा, दूसरा है साम्राज्यवाद की विचारधारा, तीसरा है अनेकार्थ विचारधाराएं। तो चलिए जानते हैं ये क्या है। यथास्थिति की विचारधाराएं, आइडियोलॉजीज ऑफ स्टेटस क्यो: ये विचारधाराएं यानी स्टेटस क्यो वाले जो विचारधाराएं हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथास्थिति बनाए रखती है। इस विचारधारा के अनुयायी देश किसी भी देश को अपना शत्रु या मित्र बनाने के लिए बाध्य नहीं है। केवल क्षेत्रीय अखंडता को कानून या नैतिक चुनौती देने पर ही वह अपनी विदेश नीति की तटस्थता को समाप्त करता है। स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन आदि यथास्थिति नीति का पालन करने वाले राष्ट्र हैं। आधुनिक इतिहास में इसका सर्वोत्तम उदाहरण 1919 का पेरिस का शांति समझौता तथा वर्साई की संधि द्वारा यूरोप में की गई प्रादेशिक व्यवस्था है। साम्राज्यवादी विचारधाराएं क्या हैं? इंपेरियलिस्टिक आइडियोलॉजीज: साम्राज्यवादी विचारधाराएं भी कहलाती है। ये विचारधाराएं जो है इंपेरियलिस्टिक आइडियोलॉजीज, इनके अनुयायी राष्ट्र अपनी विस्तारवादी नीति को पुष्ट करने के लिए यथास्थिति को परिवर्तित करने का औचित्य देते हैं।
वे यह सिद्ध करते हैं कि यथास्थिति की वर्तमान व्यवस्था इतनी अन्यायपूर्ण है कि इसका उन्मूलन कर दिया जाना चाहिए, यानी इसे खत्म कर देना चाहिए स्टेटस क्यो को, साम्राज्यवादी कहते हैं। वे यह आश्वासन देते हैं कि शक्ति का नए सिरे से वितरण किया जाएगा जो कि नैतिक तथा न्यायपूर्ण होगा। वे अपने पक्ष पोषण के लिए कानूनी मान्यताओं, धर्म आदि का आश्रय भी लेते हैं। कुछ साम्राज्यवादी विचार शक्तियों ने डार्विन तथा स्पेंसर के जीवन शास्त्रीय तर्क योग्यतन की विजय का आश्रय भी लिया है। अनेकार्थक एवं अस्पष्ट विचारधाराएं, मल्टी मीनिंग एंड एम्बिगियस आइडियोलॉजीज, अनेक अर्थ तथा अस्पष्ट अर्थ निहित रखने वाली विचारधाराओं का उदाहरण है राष्ट्रीय आत्मनिर्णयन का सिद्धांत। अनेक तथा अस्पष्ट धाराओं के अंतर्गत उन विचारधाराओं को गिना जा सकता है जिनमें साम्राज्यवादी विचारधारा तथा यथास्थिति की विचारधारा दोनों का ही समावेश होता है। प्रत्येक देश को यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि वह साम्राज्यवाद की विचारधारा से जूझ रहा है अथवा यथापूर्ण स्थिति यानी स्टेटस क्वो की नीति के सच्चे दमन से। वर्तमान समय में 4 अन्य विचारधाराएं विकसित हुई: राष्ट्रीय आत्मनिर्णय, शांति की विचारधारा, संयुक्त राष्ट्र संघ की विचारधारा, अंतर्राष्ट्रीय कानून की विचारधारा। राष्ट्रीय आत्मनिर्णय, नेशनल सेल्फ डिसीजन, यह सिद्धांत साम्राज्य की पूर्व स्थिति का विरोध करने के साथ साथ सामान्य रूप से प्रत्येक प्रकार के साम्राज्यवाद का विरोध करता है। शांति की विचारधारा, वस्तुतः प्रत्येक सरकार जनता से अपनी नीतियों का समर्थन प्राप्त करने के लिए शांतिमय इरादों का विश्वास दिलाने का प्रयास करती है। संयुक्त राष्ट्र संघ की विचारधारा, आइडियोलॉजी ऑफ यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किए जाने के समय इसका उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध में इन राष्ट्रों को प्राप्त विजय से स्थापित की गई यथापूर्ण स्थिति को बनाए रखना था। अंतर्राष्ट्रीय कानून की विचारधारा, आइडियोलॉजी ऑफ इंटरनेशनल लॉ, कतिपय विचारकों के अनुसार एक अन्य प्रमुख विचारधारा अंतर्राष्ट्रीय कानून की है। कानूनी पद्धतियाँ प्रायः वर्तमान व्यवस्था को बनाए रखने पर बल देती है, अतएव यह विचारधारा यथापूर्ण स्थिति के समर्थकों के लिए अत्यधिक उपयोगी है। राष्ट्रीय शक्ति में राष्ट्रीय मनोबल की भूमिका पर प्रकाश डालिए। अब तक आपने जाना है कि विचारधारा तकनीकी का क्या भूमिका या महत्व है राष्ट्रीय शक्ति में। अब आप जानेंगे कि मनोबल जो होती है, मनोबल उसकी राष्ट्रीय शक्ति में क्या भूमिका या महत्व है। राष्ट्रीय मनोबल शब्द की परिभाषा दीजिए तथा उसके विकास और पोषण के साधनों की विवेचना कीजिए। डिफाइन द टर्म नेशनल मोरल एंड डिस्कस द मीनिंग फॉर इम्प्रूविंग एंड मेंटेनिंग इट। राष्ट्रीय मनोबल, नेशनल मोरल, राष्ट्रों का निर्माण किसी देश की आर्थिक दशा के अलावा उस देश के नागरिकों की नैतिकता एवं नागरिकों के मनोबल पर निर्भर करती है। देश में नैतिक मापदंड पूर्णतया प्रभावी रहने पर कानूनों की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। मनोबल का अर्थ, मीनिंग ऑफ मोरल। मनोबल आंग्ल भाषा के शब्द मोरल का हिंदी रूपांतरण है जो मानसिक तथा नैतिक दशा को प्रकट करती है। परिभाषाएं, डेफिनेशंस। पामर और पर्किंस ने मनोबल के संबंध में लिखा है कि मनोबल आत्मा की एक वस्तु है जो स्वाभिमान, शक्ति, साहस तथा विश्वास से मिलकर बनती है। यह व्यक्तित्व एवं सम्मान की रक्षा की लालसा है, ज्ञात के प्रति भावना तथा अज्ञात के प्रति भय एवं अरुचि है। यह आत्मस्वार्थ है, आत्मभाव इस अर्थ में कि एक देश का चरित्र इस देश के निवासियों में समान भाव की स्थापना करता है। मॉर्गेनथाउ के अनुसार राष्ट्रीय मनोबल निश्चय का अनुपात है जिसके द्वारा एक राष्ट्र युद्ध एवं शांति के समय अपनी सरकार की विदेश नीति का समर्थन करता है। इस प्रकार राष्ट्रीय मनोबल का अभिप्राय उस संकल्प की दृढ़ता से होता है जिसके साथ कोई राष्ट्र युद्ध अथवा शांति काल में अपनी सरकार की आंतरिक एवं विदेश नीतियों का समर्थन करता है। यह संकल्प राष्ट्र के समस्त क्षेत्रों जैसे कि कृषि उद्योग, सैनिक सेवा और कूटनीतिक सेवाओं में समान रूप में व्याप्त होता है। नैतिकता के मापदंड की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ मोरालिटी। नैतिकता के मापदंड की विशेषताएं इस प्रकार है। सार्वभौमिकता, यूनिवर्सैलिटी। नैतिकता के
मापदंड सार्वभौमिक होते हैं, जिसके विरुद्ध कार्यों को अनैतिक भी कहा जाता है। परिवर्तनशीलता। नैतिकता के मापदंड परिवर्तनशील होते हैं। यह सर्वत्र एक से न होकर विभिन्न राष्ट्रों के लिए भिन्न भिन्न हो सकते हैं। विभिन्नता में समानता। इक्वलिटी इन डाइवर्सिटी। नैतिकता के मापदंडों में चाहे कितनी भी विभिन्नता हो, किंतु उनमें से कुछ ऐसे अवयव हैं जो सार्वभौमिक है, जैसे दिए वचनों का पालन, किसी के प्रति अत्याचार न करना, न किसी की स्वतंत्रता का अपहरण करना आदि। आधार बेसिस। नैतिकता का आधार मनोबल होता है। राष्ट्र या व्यक्ति अपने सिद्धांत पर दृढ़ रहकर अपनी सफलता प्राप्त करता है। कल्याणकारी लक्ष्य वेलफेयर एम। नैतिकता के सिद्धांतों का लक्ष्य या उद्देश्य परोपकारी या कल्याणकारी भावनाओं से प्रेरित होता है। स्थायी प्रभाव परमानेंट इम्पैक्ट। नैतिकता का बल पार्श्विक बल की अपेक्षा महत्वपूर्ण एवं प्रभावशाली होता है और उसका प्रभाव स्थायी होता है, क्योंकि नैतिकता व्यक्ति के हृदय पर विजय प्राप्त करती है। संघर्ष कॉन्फ्लिक्ट। कभी कभी अनेक मानवीय मूल्यों के मध्य संघर्ष उपस्थित हो जाता है। राजनीति के विचारकों को यह निश्चय करना पड़ता है कि कौन से मूल्य नैतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। उस स्थिति में तुलनात्मक अध्ययन कर जिन मूल्यों पर अधिक अच्छाई और जनता का हित निहित हो, उन मूल्यों की प्राप्ति के लिए अन्य मूल्यों का बलिदान करना भी नैतिकता हो सकती है। युद्ध की आवश्यकता नीड ऑफ वॉर। कभी कभी नैतिकता के सिद्धांतों या न्यायपूर्ण सिद्धांतों की रक्षा के लिए युद्ध करने पड़ते हैं। इन युद्धों में की गई हत्याओं को भी नैतिक स्वीकार कर लिया जाता है, जो कि अन्य परिस्थितियों में अनैतिक मानी जाती है। जनमत पब्लिक ओपिनियन। नैतिकता के पीछे जनता के मनोबल का दबाव रहता है, इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय जगत में नैतिकता की अवहेलना नहीं की जा सकती। मनोबल के निर्माण में कारक मीन्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ मोरल। नैतिकता का निर्माण किन साधनों से किया जा सकता है, चलिए जानते हैं। नैतिकता का निर्माण राष्ट्रीय चरित्र, संस्कृति, नेतृत्व, लोकहित कार्य, सरकार, परिस्थितियों के आधार पर किया जा सकता है। राष्ट्रीय चरित्र नेशनल कैरेक्टर। एक देश का रहन सहन, उसके विचार, उसकी भाषा, आदर्श, धर्म आदि से मिलकर राष्ट्र के चरित्र का निर्माण होता है। इस चरित्र निर्माण के तत्वों का मनोबल या नैतिकता पर गहरा प्रभाव पड़ता है। तथापि पामर तथा पर्किंस ने इस तत्व को प्रभावी न मानते हुए यह कहा है कि एक समय में दो विरोधी मनोबल जागृत हो सकते हैं। संस्कृति कल्चर। संस्कृति किसी भी राष्ट्र के नागरिकों के मानसिक एवं बौद्धिक विकास को प्रभावित करती है। तथापि पामर एवं पर्किंस ने ऐतिहासिक आधार पर इस बात का खंडन किया है कि देश की आदर्श मान्यताएं तथा व्यवहार परिवर्तित होते रहते हैं तथा मनोबल को प्रभावित करते हैं। नेतृत्व लीडरशिप। देश के महापुरुष नागरिकों का मनोबल ऊंचा उठा देते हैं। यदि किसी देश के निवासियों को अच्छे महान पुरुष का नेतृत्व प्राप्त हो जाता है, तो देश के अन्य राष्ट्रों का भी सम्मानित होगा। देश जो है अन्य राष्ट्रों द्वारा भी सम्मानित होगा। पामर एवं पर्किंस के शब्दों में, यदि नेता जनता में लोकप्रिय हो जाता है, तो उसके विचारों का प्रभाव उस देश पर पड़े बिना नहीं रह सकता। लोकहितकारी सरकार वेलफेयर गवर्नमेंट। यदि किसी देश की सरकार सुशासित है, तो जनमत उस सरकार के साथ रहेगा और नागरिक सरकार के प्रत्येक कार्य में सहयोग देकर राष्ट्रीय शक्ति में वृद्धि करेंगे। बहुमत से चुनी गई गुणवान, निस्वार्थी तथा प्रजाभक्त लोगों की सरकार होती है। प्रजातांत्रिक सरकार स्वभावतः ही जनता की महत्वाकांक्षाओं का ध्यान रखती है। परिस्थितियाँ सर्कमस्टेंसेस। परिस्थितियों का राष्ट्र के नैतिक स्तर के मनोबल पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि राष्ट्र किसी युद्ध के समय भयंकर बीमारी या आंतरिक अशांति का शिकार हो और चारों ओर से राष्ट्रों की सेनाओं की हार या राष्ट्रीय नेताओं की मृत्यु के समाचार आ रहे हो, तो राष्ट्र के नागरिकों का मनोबल गिर जाता है। उदाहरण के लिए सन 1962 के भारत चीन युद्ध में भारतीय सेनाओं की हार के समाचारों के कारण भारतवासियों का मनोबल गिर गया था। इसके उलट 1971 में पाकिस्तान की हार और भारत की जीत के समाचार सुनकर भारतीय जनता का मनोबल बढ़ गया था। पाकिस्तान का मनोबल अपनी विफलताओं से इतना भग्न हो गया था कि बांग्लादेश में पाकिस्तान के प्रधान सेनापति जनरल नियाजी ने अपने 93,000 सैनिकों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया था। इसी प्रकार सन 1940 में हिटलर ने अपने युद्ध की नवीन राजनीति से संपूर्ण पश्चिमी यूरोप को पदाक्रांत कर दिया था।
इंग्लैंड की स्थिति दयनीय थी, पर चर्चिल के नेतृत्व में अंग्रेजों ने दृढ़ संकल्प के साथ युद्ध जारी रखा और वे अपने मनोबल के कारण युद्ध में सफल हुए। निष्कर्ष कंक्लूजन। मनोबल को राष्ट्रीय शक्ति की रीढ़ माना जाता है। इसके टूटते ही यानी मनोबल के टूटते ही संपूर्ण राष्ट्र का ढांचा ही धराशायी हो जाएगा। मनोबल के अभाव में राष्ट्र निर्जीव शक्ति के रूप में हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नेतृत्व के गुण ने सदैव ही राष्ट्रीय शक्ति पर निर्णायक प्रभाव डाला है। क्या आप इस कथन से सहमत है? नेतृत्व यानी जो हमारे नेता होते हैं उनका जो गुण होता है उसने हमेशा ही राष्ट्रीय शक्ति या नेशनल पावर पर एक निर्णायक प्रभाव डाला है। क्या आप इस कथन से सहमत है? द क्वालिटी ऑफ लीडरशिप हैज़ ऑलवेज एक्सर्टेड अ डिसिसिव इन्फ्लुएंस अपन नेशनल पावर। डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? नेतृत्व की क्या भूमिका है, चलिए जानते हैं। नेतृत्व का महत्व। रोल ऑफ लीडरशिप, नेतृत्व का महत्व। सिग्निफिकेंस ऑफ लीडरशिप, नेतृत्व राष्ट्रीय शक्ति का एक महत्वपूर्ण तत्व होता है। नेतृत्व ही समस्त प्रकार के राज्यों, अप्रजातंत्रात्मक तथा राजतंत्रात्मक के शासन संचालित करता है। शासन की बागडोर केवल थोड़े से ही व्यक्तियों के हाथों में होती है। इन व्यक्तियों में किसी देश के भविष्य को बनाने तथा बिगाड़ने की क्षमता होती है। नेतृत्व वह स्थिति है जिसमें कोई योग्य व्यक्ति जनता के हितों का समर्थन करता हुआ अन्य व्यक्तियों के बहुमत को प्रभावित करे और उसको अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने को प्रेरित करने तथा उनको प्रभावित करने का कार्य करता है। सेक्युलर हडसन का मत है कि नेतृत्व की समस्याओं का असाधारण महत्व, आकार, जटिलता, विशिष्टीकरण, सांगठनिक सत्ता, प्राविधिक विकास तथा सामाजिक आवश्यकताओं जैसे तत्वों की क्रांतिकारी वृद्धि के साथ बहुत बढ़ गया है। नेतृत्व क्या करता है? नेतृत्व राष्ट्रीय शक्ति के संभावित कारणों को वास्तविक रूप प्रदान करता है। यदि नेतृत्व अशक्त हो तब मनोबल का भी क्षय हो जाता है। मैकाइवर तथा पेज के अनुसार नेतृत्व शक्ति की एक ऐसी योग्यता है जिसका संबंध उसके पद से संबंधित न होकर उसके व्यक्तित्व से संबंधित होता है। वह व्यक्ति इस व्यक्तिगत योग्यता के कारण ही जनता को निर्देश देता है। वस्तुतः नेतृत्व एक व्यक्तिगत गुण न होकर सामाजिक परिस्थिति का परिणाम है। राष्ट्रीय शक्ति में वृद्धि, इंक्रीज इन नेशनल पावर। नेतृत्व राष्ट्र में दो प्रकार से वृद्धि करता है। पहला तत्वों का समन्वय और दूसरा आधिकारिक शक्ति, कोऑर्डिनेशन इन एलिमेंट्स एंड मोर पावर। राष्ट्र में राष्ट्रीय शक्ति के जो तत्व विद्यमान हैं उनमें समन्वय की स्थापना करके और राष्ट्र को अधिक से अधिक शक्ति के योग्य बनाता है। नेतृत्व का राष्ट्रीय शक्ति में क्या महत्व है? सिग्निफिकेंस ऑफ लीडरशिप इन नेशनल पावर। नेतृत्व का राष्ट्रीय शक्ति में महत्व जो है इस प्रकार है। शांति काल में नेतृत्व, लीडरशिप ड्यूरिंग द पीस पीरियड। शांति काल में नेतृत्व द्वारा राष्ट्रीय शक्ति का विकास इस प्रकार होता है। नीति निर्माण, पॉलिसी फ्रेमिंग। शांति काल में जनता के हित में सरकार की नीति को प्रभावित करने वाली नीति का निर्माण नेता लोग ही करते हैं, क्योंकि साधारण व्यक्ति तो राज्य की नीतियों को समझ भी नहीं सकते। अंतर्राष्ट्रीय महत्व, इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। राष्ट्रीय शक्ति के रूप में नेतृत्व अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से महत्वपूर्ण है। नेतृत्व का यह उत्तरदायित्व है कि वह अन्य राष्ट्रों से अधिक सैनिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक संबंध इस प्रकार स्थापित करे कि वे राष्ट्रीय शक्ति में अभिवृद्धि करे, बढ़ोतरी करे। उन्नति, प्रोग्रेस। नेतृत्व कूटनीति के द्वारा अपने राष्ट्र का सम्मान बढ़ाता है और विदेशों से अच्छे संबंध रखकर अपने राष्ट्र की उन्नति का मार्ग खोजता है। युद्ध काल में नेतृत्व का महत्व, सिग्निफिकेंस ऑफ लीडरशिप ड्यूरिंग द वॉर पीरियड। युद्ध काल में नेतृत्व ही राष्ट्र की शक्ति का प्रतीक है। युद्ध संचालन का कार्य नेताओं के संकेत पर ही चलता है। नेता लोग ही जो होते हैं ना, वे ही युद्ध की रूपरेखा बनाते हैं। महान पुरुषों के नेतृत्व के कारण भयंकर युद्ध भी रुक जाते हैं। इस संबंध में कतिपय ठोस उदाहरण प्रस्तुत किए जा सकते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की विजय का श्रेय उनके उत्तम नेतृत्व द्वारा प्राप्त हुआ। नेपोलियन के समय में फ्रांस अत्यधिक शक्तिशाली था। बिस्मार्क ने अपने काल में ऑस्ट्रिया तथा फ्रांस को अलग अलग रखकर युद्ध में बुरी तरह पराजित कर जर्मनी के मान तथा प्रतिष्ठा को अधिक बढ़ाया। भारत श्री लाल बहादुर शास्त्री तथा श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह परास्त किया।
भारतीय सेना का मनोबल बहुत ऊंचा रहा, जो कि चीन के आक्रमण के समय गिर गया था। राष्ट्रीय शक्ति की मुख्य सीमाओं का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस इन ब्रीफ द मेन लिमिटेशंस ऑफ नेशनल पावर। अथवा वे कौन से तत्व हैं जिनके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में किसी राष्ट्र की शक्तियों का परिसीमन होता है। What factors limit the power of state in international relations? राष्ट्रीय शक्ति की मुख्य सीमाएं या परिसीमन। मेन लिमिटेशंस ऑफ नेशनल पावर। राज्यों के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शक्ति का प्रयोग एक विवाद रहित सत्य है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार में शक्ति तथा उसका विभाजन एक प्रमुख निर्णायक तत्व है, लेकिन राज्य द्वारा असीमित शक्ति के प्रयोग से युद्ध हो सकता है और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अराजकता तथा अव्यवस्था आ सकती है। अतः सभी देश अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में युद्धों को रोकने तथा अराजकता न फैलने देने के लिए राज्यों की इस प्रकार की प्रकृति पर नियंत्रण लगाने की आवश्यकता अनुभव करते हैं। वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अनेक ऐसे तत्वों की मदद ली गई जिनके द्वारा राष्ट्रीय शक्ति पर रोक लगाई जा सकती है या उनका परिसीमन किया जा सकता है। राष्ट्रीय शक्ति को सीमित करने वाले मुख्य तत्व अथवा सीमाएं इस प्रकार हैं। शक्ति संतुलन, बैलेंस ऑफ पावर। शक्ति संतुलन एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें शक्ति परिसीमन या शक्ति प्रबंध उपस्थित होता है। प्रत्येक राष्ट्र शक्ति प्राप्त करना चाहता है और इस शक्ति के द्वारा या तो वह यथास्थिति बनाए रखता है या उसकी समाप्ति का समर्थन करता है। इसी कारण वह इस प्रकार की नीति का अनुसरण करता है कि कोई भी राज्य इतना अधिक शक्तिशाली ना हो जाए कि दूसरे राज्यों पर आक्रमण करके उसे दबाने या पराजित करने अथवा उसकी स्वतंत्रता का अपहरण करने का प्रयास कर सके। शक्ति संतुलन की इस नीति के द्वारा शक्ति की बढ़ोतरी को नियंत्रित कर संतुलन स्थापित किया जाता है। 1815 से 1914 तक के वर्षों में कई बड़े युद्धों को रोके रखने में यह सिद्धांत सफल रहा है, लेकिन वर्तमान में शक्ति संतुलन व्यवस्था में हुए संरचनात्मक परिवर्तनों अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में इस सिद्धांत का महत्व बहुत कम हो गया है। फिर भी क्षेत्रीय स्तर पर यह व्यवस्था अभी भी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय कानून, इंटरनेशनल लॉ जो है ये राष्ट्रीय शक्ति पर सीमा लगाती है। किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय शक्ति पर अंतर्राष्ट्रीय कानून एक प्रमुख अंकुश है। अंतर्राष्ट्रीय परस्पर व्यवहार में जो राष्ट्र लगे हुए हैं, यह कानून उनके व्यवहार पर नियंत्रण रखता है तथा उन्हें निर्देश भी प्रेषित करता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून अपने हितों की पूर्ति के लिए युद्ध को गैर कानूनी घोषित कर सकता है। इस कानून द्वारा उन सीमाओं को परिभाषित किया जा सकता है जिनके अंतर्गत कोई राज्य अपने हितों की सुरक्षा के लिए शक्ति का प्रयोग कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता तथा विश्व जनमत पर आधारित है। वैसे अंतर्राष्ट्रीय कानून साधारण कानून से भिन्न है क्योंकि इसके पीछे राज्य की शक्ति का अभाव है। अंतर्राष्ट्रीय कानून का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा तथा विकास है, जिन्हें यह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शक्ति के दुरुपयोग के बिना प्राप्त करना चाहता है, लेकिन इसमें यह पूर्ण रूप से सफल नहीं रहता है। फिर भी राष्ट्रीय शक्ति की सीमा के रूप में अंतर्राष्ट्रीय कानून की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता भी राष्ट्रीय शक्ति की मुख्य सीमाओं की मुख्य सीमा है। अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता, इंटरनेशनल मोरालिटी। अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता भी राष्ट्रीय शक्ति की एक मुख्य सीमा है। जैसे समाज में मानवीय व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए प्रमुखतया कुछ नैतिक सिद्धांत एवं नियम होते हैं, वैसे ही अंतर्राष्ट्रीय वातावरण में राज्यों के विभिन्न व्यवहारों को परिसीमित करने के लिए या उनके व्यवहारों में सीमा लगाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता होती है। परस्पर सहयोग, शांति व्यवस्था, समानता, व्यक्तियों के जीवन और उनकी स्वतंत्रता की समानता आदि ऐसे मूल्य हैं जिन्हें प्रत्येक राज्य को एक अधिकार या अच्छे मूल्यों के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए। प्रायः सभी देश अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता का व्यवहार की एक नैतिक संहिता के रूप में पालन करते हैं। यह नैतिक भावना ही प्रत्येक देश की राष्ट्रीय शक्ति का परिसीमन करती है। इसने ही युद्ध के विरुद्ध मानवीय चेतना को सुदृढ़ किया है
अंतर्राष्ट्रीय संगठन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। आधुनिक युग की अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में अंतर्राष्ट्रीय संगठन का विशिष्ट महत्व है। 1945 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के अधिकांश देश इस संगठन के सदस्य हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को शांतिपूर्वक तथा व्यवस्थित रूप से संचालन करने के लिए यह एक महत्वपूर्ण विश्व मंच है। विभिन्न राष्ट्रों से यह आशा की जाती है कि वे अपनी शक्तियों का प्रयोग संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुसार करेंगे। वर्तमान में बहुउद्देशीय संयुक्त राष्ट्र संघ के अलावा अनेक संगठन अंतर्राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय स्तर पर स्थापित हो चुके हैं, जो अपने सदस्य देशों को दिशा निर्देश देते हैं तथा उनकी गतिविधियों को नियंत्रित भी करते हैं। इन विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के माध्यम से विभिन्न आधुनिक राष्ट्र राज्य अपनी शक्तियों पर नियंत्रण रखते हैं। सोवियत संघ के विघटन तथा शीत युद्ध की समाप्ति के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका में निश्चित रूप से सकारात्मक परिवर्तन आया है तथा उसकी सक्रियता में बढ़ोतरी के साथ साथ राष्ट्रीय शक्ति को परिसीमित करने की क्षमता में भी वृद्धि हुई है। सामूहिक सुरक्षा कलेक्टिव सिक्योरिटी। सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था भी राष्ट्रीय शक्ति पर अंकुश का कार्य करती है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सामूहिक सुरक्षा शब्द के मूल में यह बात है कि इस व्यवस्था के अंतर्गत एकाधिक राष्ट्र सामूहिक रूप से मिलकर किसी संभावित आक्रमण का विरोध करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। सामूहिक सुरक्षा के आधार के रूप में यह मान्यता कार्य करती है कि उनमें किसी राष्ट्र के ऊपर होने वाला आक्रमण सभी राष्ट्रों पर किया गया आक्रमण माना जाएगा और सभी राष्ट्र सामूहिक रूप से संगठित होकर उस आक्रमण का मुकाबला करेंगे। सामूहिक सुरक्षा की इस व्यवस्था को संरक्षण एवं शांति का अभिवर्धक माना जाता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत कोई भी आक्रमणकारी राष्ट्र संसार की शांति भंग करने का साहस नहीं करेगा। यदि कोई भी राष्ट्र किसी अन्य राष्ट्र पर आक्रमण करेगा तो शेष सभी राष्ट्र मिलकर उस आक्रमणकारी का डटकर मुकाबला करेंगे। इस प्रकार सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था एक सबके लिए और सब एक के लिए सिद्धांत पर आधारित होती है तथा किसी राज्य या शक्ति के दुरुपयोग के विरुद्ध एक प्रतिबंध का कार्य करती है। निशस्त्रीकरण तथा शस्त्र नियंत्रण डिसआर्मामेंट एंड आर्म कंट्रोल। निशस्त्रीकरण तथा शस्त्रीकरण भी राष्ट्रीय शक्ति के परिसीमन की एक मुख्य विधि है। शस्त्र नियंत्रण का अर्थ है शस्त्र दौड़ पर नियंत्रण लगाना तथा निशस्त्रीकरण का अर्थ है उन शस्त्रों तथा गोला बारूद को जिसे राष्ट्र राज्यों ने आज तक जमा किया है तुरंत या धीरे धीरे नष्ट करना। शस्त्र नियंत्रण तथा निशस्त्रीकरण दोनों का संचालन इस विश्वास से किया जाता है कि सैनिक शक्ति तथा शस्त्रों को कम करने से या उनको नष्ट करने से किसी भी राज्य की राष्ट्रीय शक्ति पर नियंत्रण लगाया जा सकता है। निशस्त्रीकरण तथा शस्त्र नियंत्रण के द्वारा राष्ट्रीय शक्ति के दुरुपयोग को रोका जा सकता है। राष्ट्रीय शक्ति पर सीमा लगाने वाली एक और तत्व है विश्व जनमत वर्ल्ड पब्लिक ओपिनियन। विश्व जनमत का अर्थ बताते हुए हॉन्स जे मॉर्गनथाउ लिखते हैं कि विश्व जनमत वह जनमत है जो कि राष्ट्रीय सीमाओं को पार कर लेता है। वह विभिन्न राष्ट्रों के सदस्यों को कम से कम कुछ मूल अंतर्राष्ट्रीय मामलों के संबंध में मैत्रेय में एकीकृत करा देता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में इसका एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में उदय हुआ है। विश्व में परमाणु शस्त्रों में नियंत्रण के लिए आंदोलन, शांति आंदोलन, पर्यावरण आंदोलन आदि ऐसे अनेक आंदोलन हैं जिनसे विश्व जनमत के अस्तित्व का ज्ञान होता है। इसका बहुत तेजी से उदय राष्ट्रीय शक्ति का परिसीमन करने के लिए हुआ है। विपरीत जनमत के भय से किसी राष्ट्र को एक विशेष नीति का पालन करने में कठिनाई आती है। निर्णय लेने तथा उद्देश्य की प्राप्ति के निर्णय पर रोक लगानी पड़ती है। वर्तमान समय में मानवीय अधिकारों तथा स्वतंत्रताओं के पक्ष में सुदृढ़ विश्व जनमत राज्यों के संबंधों और परस्पर क्रियाओं और राष्ट्रीय शक्ति को प्रभावित कर रहा है। विश्व जनमत के कारण ही अमेरिका और सोवियत संघ को INF तथा स्टार्ट संधि करनी पड़ती थी।
करनी पड़ती थी। इस प्रकार विश्व जनमत राष्ट्रीय शक्ति का परिसीमन करने में सीमित भूमिका निभा रहा है। निष्कर्ष स्वरूप में यह कहा जा सकता है कि आज के युग में उपरोक्त तत्व ही राष्ट्रीय शक्ति को परिसीमित करते हैं तथा उस पर किसी हद तक अंकुश लगाने में सफल भी रहे हैं। तो ये जो चैप्टर है ये फिनिश हो गया है। वीडियो यूज़फुल लगी तो इसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।